पेश खिदमत है आज की बड़ी खबरें। बिहार इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए अपने मुखालिफिन के सर काटे जा रहे हैं। अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मजहब के नाम पर भड़काया जा रहा है। आज कटिहार में एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहते हैं, कांग्रेस ने छठ को ड्रामा कहा ताकि बिहार के लोग आरजेडी पर अपना गुस्सा निकालें और उसे शिकस्त दें। कांग्रेस के नामदार ने छठ महापर्व को इसलिए भी ड्रामा बताया ताकि बिहार के लोग आरजेडी पर गुस्सा उतारें और आरजेडी को पराजित करें, इसलिए ऐसी बातें बोली जा रही है। कांग्रेस के जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनके बयान आपने सुने होंगे। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के नेताओं से बिहार के लोगों के लिए जानबूझकर अपमानजनक बातें बुलवाई जा रही है। केरल के कांग्रेस नेता में उसने तो बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी। ये भी कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, जो बिहारियों को प्रताड़ित करते हैं। तमिलनाडु के डीएमके के जो नेता बिहारियों को गालियां देते हैं, उनको कांग्रेस ने बिहार चुनाव में प्रचार के लिए बुलाया ताकि आरजेडी को आपके गुस्से का सामना करना पड़े। साथियों, कांग्रेस जानती है कि इस बार भी आरजेडी हार गई तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी और कांग्रेस आरजेडी के वोट बैंक पर कब्जा कर लेगी। एक दूसरों का वोट बैंक छीनने की एक खींचतान अब खुल करके सामने आ गई है। आप देखिएगा, बिहार चुनाव में हारने के बाद कैसे आरजेडी कांग्रेस में गालियों का दौर शुरू होता है। कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि वो मुसलसल कांग्रेस और गांधी घराने की बेइज्जती करते रहते हैं। प्रियंका गांधी ने वजीर आजम पर मुल्क और बिहार की तौहीन करने का इल्जाम भी लगाया और कहा कि नरेंद्र मोदी को अपमान मंत्रालय भी बनाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि बिहार की सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। ये जो आपकी धरती है, ये एक पवित्र धरती है, आध्यात्मिक धरती है। ये वो धरती है जिसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे पूरे देश की नींव डालने वाली बिहार की धरती है। आज मैं यहां आपके सामने खड़ी हूं। मैं चाहती हूं कि सबसे पहले आप अपने आप को पहचाने, अपने प्रदेश को पहचाने, ये पहचाने कि आपका जो ये प्रदेश है, इसने भारत की नींव डाली है, भारत का निर्माण किया है, भारत की स्वतंत्रता का जो संग्राम है उसकी शुरुआत आपके ही प्रदेश से हुई। आपके प्रदेश ने दुनिया को गौतम बुद्ध जी दिए। आपके प्रदेश ने महात्मा गांधी जी को प्रेरित किया कि यहां चंपारण से, बिहार के चंपारण से सत्याग्रह शुरू किया जाना चाहिए। आपके ही पूर्वजों ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और एक वो भी समय था जब बिहार को देश का केंद्र माना जाता था, क्योंकि बिहार से बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, इस देश को चलाने वाले लोग यहां से आए थे।
यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था अव्वल मानी जाती थी। आईएएस के अफसर, आईपीएस के अफसर, आईएफएस के अफसर यहां से आते थे। ये आपके प्रदेश की महानता थी कि यहां बड़े बड़े उद्योग लगे, यहां से व्यापार भी शुरू हुआ और हमारे देश की जो मजबूती है उसका केंद्र बिहार माना जाता था। आज भी बिहार के नागरिक इस देश भर में फैले हुए इस देश के निर्माण का काम कर रहे हैं। केरल से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जहां जहां जाएंगे वहां पे आपको बिहार के नागरिक मिलेंगे। लेकिन आज आपके प्रदेश की परिस्थिति एकदम बदल गई है। आज आपकी ये परिस्थिति है कि देश के सबसे ज्यादा नौजवान यहां बिहार में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगार भी बिहार में हैं। बिहार असेंबली इलेक्शन की सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। एक दूसरे पर इल्जामात और हमलों ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह भी एक्टिव मोड पर हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में दहशतगर्दों को बिरयानी खिलाई जाती थी। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दी का जवाब दिया। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल के अंदर आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में ढेर सारे कदम उठाए। पहले कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, कभी भी कठोर कार्यवाही नहीं की। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाया जाता था। क्या खिलाया जाता था? जोर से बोलो, क्या खिलाया जाता था? मोदी जी की सरकार आई, उरी हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अंत में पहलगाम के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित किया है। इस देश को समृद्ध करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी। और राहुल बाबा छठ मैया का अपमान करते हैं। मुझे बताओ रीगा वालों, छठ मैया का अपमान करना चाहिए क्या? अरे राहुल बाबा, मोदी जी का जितना अपमान करना हो करो, हमें आपत्ति नहीं है, मगर तुम छठ मैया का अपमान करे हो, बिहार की जनता इसको जरूर याद रखेगी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में कांग्रेस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए पूरे जोरों शोर से चुनाव रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आरएसएस पर पाबंदी लगनी चाहिए। आज एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किया कि जो शख्स 13 साल तक गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहा हो और 12 वर्षों से मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, वो अभी तक कुछ कर नहीं पाया, तो आगे क्या करेगा? मोदी साहब 13.5 साल गुजरात में चीफ मिनिस्टर रहे, अब 12 साल से प्रधानमंत्री बन के रहे। जो आदमी अपने गुजरात को सुधार नहीं सकता, जो आदमी 20 साल से यहां हुकूमत में है, वो बिहार को सुधार नहीं सकता, फिर ऐसे आदमी को फिर आप टेस्ट करके अपना वोट देंगे? आपको कोई भी आके कहने दो, आप यही कहना चाहिए कि हम मिसेस दास को वोट देंगे, हाथ को वोट देंगे। बिहार असेंबली इलेक्शन में अपनी अपनी पार्टी की कामयाबी के लिए छोटे से बड़ा लीडर अपनी हैसियत और काबिलियत के हिसाब से हाथ पैर मार रहा है। मोदी सरकार के तमाम वज़रा बिहार में डेरा डाले हुए हैं। देखिए मरकजी वजीर राजीव रंजन लल्लन सिंह क्या कहते हैं तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू यादव के बारे में।
अभी आप लोगों ने सुना नहीं है, कुछ दिन पहले ना देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा है। अमित शाह जी ने कहा है कि देश में कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री का और बिहार में मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है। तो जब वैकेंसी है ये नहीं है तो मुख्यमंत्री ई होंगे कि वो होंगे कि कौन होंगे, इसका सवाल कहाँ उठता है। गृह मंत्री जी ने साफ कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है। जी तेजस्वी यादव कहते हैं युवा सरकार लोग मैंने जनता बनाना चाहती है। तेजस्वी यादव युवा सरकार जिनका होशी संभाले, जब होश संभाले तो भ्रष्टाचार की गोद में होश संभाले। माता और पिता दोनों भ्रष्ट, दोनों के राज में भ्रष्टाचार, तो उसी भ्रष्टाचार के गोद में जब होश संभाले हैं वो क्या बिहार बनाएंगे। धन्यवाद। आरजेडी सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव का कहना है कि तेजस्वी यादव इस बार वजीर आला बनेंगे। 14 नवंबर को हुकूमत बदल जाएगी। तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे इस बार। हाँ, इस बार मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी। दानापुर में पहली बार आए हैं, इसी विधानसभा में लेके दानापुर में आए हैं, क्या बात है। आया है पहली बार का दानापुर हमारा है। चलिए इस बार 14 तारीख को सरकार बदल जाएगी। बदल जाएगी। क्या कहेंगे, 14 तारीख को सरकार बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बदल जाएगी सबको। टीम इंडिया की जानिब से अपनी पहली विमेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने पर क्रिकेटर जेमाइमा रॉड्रिक्स के वालिद इवान रॉड्रिक्स और उनकी मां लविता रॉड्रिक्स के लिए जिंदगी का सबसे जज्बाती लम्हा था। आइए देखते हैं पहले विमेंस वर्ल्ड कप जीतने वाली जेमाइमा रॉड्रिक्स के जज्बाती तासुरात। आप जेमिमा के पिता हैं, कोच ज़्यादा है, किस तरह से उसे ट्रेंड किया और जो पल आपके पास था, आपका जो सपना था वो आपकी बेटी के जरिए पूरा हुआ, सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे नहीं कि मैं मतलब एज अ डैड मैंने रोल नहीं निभाया, लेकिन व्हेन शी वाज ऑन द क्रिकेटिंग फील्ड आई सी दैट शी प्लेस टेक्निकली एवरी बॉल। आई फोकस मोर ऑन टेक्निक। मैं टेक्निक पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और एक बार टेक्निक आया ऑल द शॉट्स विल कम। सो यही है। जो मैच जेमी ने दिखाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपको उम्मीद थी और जब वो मैच हुआ तो उसके बाद का 100% उम्मीद थी, क्योंकि बचपन से खेल गया। मैं खाली वो क्षण याद कर रहा था जब जेमिमा ने 200 रन मारे थे। मेरे ध्यान में खाली वही रन था। आज वो स्टेज पे पहुंचना चाहिए कि वो विकेट पे रुक के 200 रन मारे। वही मेरे माइंड में खाली वही रन हो रहा है, 200 रन। And when she lifted up her bat, when she scored at 200, playing a state game against Saurashtra. ट्रॉफी आप लोगों के साथ हाथ में उसने दिलाया, उठाया, तो कैसा क्षण था? वो हम शब्दों में नहीं बोल सकते। ऐसा मतलब कितने लोग तरसते हैं ऐसे मौके के लिए, और भगवान ने हमें वो मौका दिला दिया, तो इससे ज़्यादा हम क्या मांग सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे ट्रॉफी हमने पिकअप किए, स्कूल की ट्रॉफी, एमसी की ट्रॉफी, म्हणजे लेकिन वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप लिफ्ट करना नेक्स्ट लेवल है। हिंदुस्तानी क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने हिंदुस्तान की तारीखी आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप जीतने के बाद बात करते हुए कहा, हम जल्द ही फैसला करेंगे कि जब हम मिलेंगे तो पीएम मोदी को क्या पेश करना है। हम उन्हें टीम के तौर पर जरूर कुछ तोहफा देंगे। हम सब बहुत खुश हैं कि ये मैच हिंदुस्तान में हुआ और हम उसे जीतने के लिए पुरअज़्म थे। टॉकिंग अबाउट ये जो विक्ट्री है पूरा, तो इससे कितना विमेंस क्रिकेट का ओवरऑल ब्रांड चेंज हो जाएगा? लाइक अब जैसे पहले स्पॉन्सर्स जैसा हमने देखा है थोड़ा सा कम रहते हैं, अब कितना इन्फ्लो और कैसे ये गेम चेंजिंग है आप लोगों के लिए पूरा ऑल टुगेदर? देखिए, वर्ल्ड कप जीतने के लिए हमें इतना लंबा समय लगा, लेकिन जब कहते हैं ना भगवान ने जो चीज लिखी होती है तभी आनी होती है, और ये इंडिया में ही लिखा हुआ था आई थिंक, और तभी ये इंडिया में हुआ। बिल्कुल, डीवाई पाटिल तो मेरे लिए तो मतलब कहते हैं कि बहुत ही लकी है, प्लस अच्छी मेमोरीज भी हैं, क्योंकि जितने भी हमने सीरीज खेले हैं यहीं पर खेले हैं और हमने सारे जीते हैं, और वर्ल्ड कप ऑल्सो। तो मतलब एज अ टीम हम लोगों को पता था और हम लोग काफी पॉजिटिव भी थे
कि जैसा भी होगा अच्छा हो अच्छा नहीं हो बट जो भी रिजल्ट आता है बट हमने एज अ टीम खेलना है और जैसे मैंने बोला काफी मेमोरीज जुड़ी हैं इससे तो हमें पता था कि डेफिनेटली इस बार कुछ अलग चमत्कार होने वाला है। वन लास्ट क्वेश्चन क्विकली, पीएम से आप मिलने वाले हैं दोस्तों, एक ट्रेडिशन है, हमने देखा है बहुत सारे एथलीट्स जो है ना वो गिफ्ट लेके जाते हैं, तो आप भी कुछ ऐसा सोचा है आपने कि क्या साइन जर्सी या आपका जो 5 विकेट वाला बॉल है कुछ ऐसा उनको आप भेंट जो है प्रदान करोगे या कुछ ऐसा? एंड हरमन का जो इमोशन था प्रॉपर, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, पहले आप पीएम वाला और देन उसके बाद हरमन के बारे में। डेफिनेटली इस चीज के बारे में सोचेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा समय है इस चीज के लिए कि हमने क्या उनको प्रेजेंट करना है, बट डेफिनेटली एज अ टीम हम उनको कुछ ना कुछ डेफिनेटली गिफ्ट देंगे, चाहे वो जर्सी हो चाहे वो बैट हो या जो भी हो हम उनको जरूर देंगे। और हैरी दी का इमोशन ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड कप है और हम लोग दिल से चाह रहे थे कि नहीं ये इंडिया में हो रहा है और हमने जीतना है एज अ टीम, और एक एक बॉल का ऐसे हो रहा था कि नहीं यार जल्दी से ये मैच खत्म हो और रिजल्ट अपने फेवर में आए कल का, तो मतलब इसी चीज का इंतजार था और ये इंतजार पूरा हुआ। 2020 दिल्ली फसादात के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रद्द अमल जाहिर करते हुए मुलजिम उमर खालिद के वालिद SQR इलियास का कहना है पूरी चार्जशीट मनगढ़ंत है, ये उन लोगों को फंसाने की कोशिश है जिन्होंने CAA मुखालिफ तहरीक में सरगर्म हिस्सा लिया, जबकि असल मास्टरमाइंड वजीर बन चुके हैं। देखिए आज तो जितने लिटिगेंट्स थे उनकी सबकी बात कंप्लीट हो गई तकरीबन, और सब लोगों ने दो बातें बहुत साफ तौर पे कही हैं। पहली बात तो ये कही कि ये जितने भी चार्जशीट है ये सब यानी कंकॉक्टेड है और इसमें इतने सारे विटनेसेस हैं, 800-900 विटनेसेस हैं, उसके अलावा 150 करीब प्रोटेक्टेड विटनेसेस है। तो एक तो बात ये है, दूसरी बात ये कि इतनी लंबी चार्जशीट है, 30,000 पेजेस की चार्जशीट है। तीसरी बात ये कही कि भाई ये जो चार्जेस हैं वो ऐसे जो गरीब चार्जेस हैं, कुछ लोग दिल्ली में थे नहीं उस वक्त में जब दंगे हुए थे, और इसके अलावा जो है इसमें जो ये कहा गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में थे, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में थे भी नहीं, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में थे वो उसमें एडमिन हैं और दूसरे लोग हैं वो तो गिरफ्तार ही नहीं हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में से एक आदमी को आपने ले लिया, तो इसकी बेसिस क्या है? तीसरी बात ये आई इसके अंदर कि सब जो इससे पहले 3 लोगों को बेल मिल चुकी है इसी चार्जशीट के अंदर, आर्टिकल यानी FIR 59 के अंदर 3 लोगों को मिल चुकी है, नताशा नरवाल को, दिवांगना को और आसिफ तन्हा को। तो पैरिटी की बुनियाद के ऊपर में इन सब को भी बेल मिलनी चाहिए। तो ये 3 बुनियादी बातें इसके अंदर कही गई हैं और अब सरकार को जवाब देना है, और मेरा ख्याल है कि वो 6 तारीख की लगी है डेट, अगली 6 तारीख को सरकार का जवाब आएगा। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उमर खालिद बेकसूर है, उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है और उसे रिहा किया जाना चाहिए। आपका क्या इस पर मत है? हमारी भी यही राय है जो भाई हर आदमी यही बात कहेगा कि ये जो पूरी चार्जशीट है ये कंकॉक्टेड है और फैब्रिकेटेड है, और ये जो है वो CA में जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिवली काम कर रहे थे उनको फंसाने की कोशिश की गई है, और दिल्ली दंगों के जो असल मास्टरमाइंड थे वो तो आजाद घूम रहे हैं, कोई मिनिस्टर बन गया है, कोई कुछ बन गया है, और जो लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं था दिल्ली दंगों से उनको CA की प्रोटेस्ट की सजा देने के लिए दिल्ली दंगों से जोड़ दिया गया है। आप सुन रहे थे आज की बड़ी खबरें सैयद निजामुद्दीन कासिम की आवाज में। अब इजाजत दें, खुश रहें, आबाद रहें।